नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह और देखते हैं कि हमारे सामने जो है यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा प्रयास है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर है। और जैसा कि आप लोगों को बताया था कि यूपी पुलिस की वैकेंसी अप्रैल के माह में आ जाएंगी, लेकिन कुछ रीजन है क्योंकि इस समय जो है आपकी जो है यूपी सरकार है थोड़ा सा अदर कार्यों में व्यस्त है ना। और अदर कार्यों को मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो इस वजह से मुझे लगता है कि अभी कुछ और डिले होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जब भी वैकेंसी आएगी। लेकिन फिर भी वैकेंसी 35,000 प्लस पोस्टें आपकी आनी है और 35,000 में एक सीट आपको पक्की करनी है। अभी से जब लगेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, ये भी आपको दिमाग में रखना। ये कि नहीं वैकेंसी आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, फॉर्म लेट हो जाएगा फिर पढ़ना बंद कर देंगे, एग्जाम लेट हो जाएगा फिर पढ़ना बंद कर देंगे, अचानक एग्जाम की डेट आएगी फिर जाग जाओगे, तो ऐसे फिर सिलेक्शन नहीं होता है। कंसिस्टेंटली रेगुलरिटी बहुत जरूरी होती है। अगर रेगुलर तरीके से काम कर ले जाओगे तो फिर आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और इसी प्रकार से आप लोगों से जो है बातचीत होती रहेगी। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टडी 91 के द्वारा जो आपको जो है आपको जो बैचेज प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन थी। हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, पीसीएस का, जीसी नेट का फर्स्ट पेपर। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी बैच के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं रैंकिंग, ठीक है, क्रम व्यवस्था। एक कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है, तो उस कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो बहुत ही छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो बताइए 45, 48, 46 या फिर 47। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों में आपको जो है पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने वाकई में प्रैक्टिस की हुई है तो एक कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से, ऊपर का मतलब होता है प्रारंभ से, प्रारंभ से कितना है 9 है और अंत से उसका प्लेस जो है अंत से उसका कितना है 38 है। तो एक ही व्यक्ति का जब प्रारंभ से और अंत से स्थान देता है तो कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए आपको फार्मूला पता है, प्रारंभ से स्थान और प्लस अंत से स्थान और माइनस कितना होता है 1। तो 9, 8, 17, तो यहाँ 47 आएगा और 47 में एक घटा देंगे तो कितना आएगा 46। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी 46 और 46 कहाँ है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बढ़िया से किया होगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको जो है उत्पन्न नहीं हुई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो आंसर आएगा तीसरा 46। और अगर आपने 46 किया है तो मुझे उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपके सही होने चाहिए आज के। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। थोड़ा समय ले लीजिएगा, आराम से करिएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन का चैलेंज के रूप में आंसर करना है। और जब ये सब कर पाओगे तभी आपकी तैयारी एक स्टेप ऊपर जा पाएगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो कह रहा है कि 70 छात्रों की एक कक्षा में आसिफ ऊपर से 30वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। फिर से वही प्रश्न आ गया और बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो 70 छात्रों की एक कक्षा में आसिफ ऊपर से मतलब प्रारंभ से 30वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। मैंने बताया था कि एक फार्मूला होता है, कुल बच्चों की संख्या इक्वल टू प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान और -1। तो यहाँ पर दो चीजें आपको बताई है और तीसरी चीज आपसे पूछा है। कुल बच्चों की संख्या हमारे पास कितना है 70 है, इक्वल टू ऊपर से मतलब प्रारंभ से स्थान 30 है, अंत से स्थान आप x मान लीजिए और -1, क्योंकि यही आपको निकालना है। तो उसका कौन सा स्थान होगा नीचे से पूछ रहा है। तो यहाँ पर 30 को एक को इधर ले आओगे तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 71 और 71 में 30 क्या करेगा माइनस हो जाएगा। 71 में 30 क्या करेगा माइनस, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, 7 में 3 जाएगा 4। तो उसका जो नीचे से स्थान होगा 41 और 41 कहाँ है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा तीसरा 41। और जिन बच्चों ने 41 आंसर किया है उन बच्चों का ये प्रश्न क्या करेगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए। पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, बोल क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं जिसमें राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद आता है, आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद दौड़ पूरी करता है। बताइए दौड़ किसने जीती, राज ने, गौरव ने, मोहित ने या फिर आशीष में। मान लो 5 स्टूडेंट हैं, उनको दौड़ा दिया जाए, उसमें रेस में कौन दौड़ जीतता है वो आपसे पूछना चाह रहा है। उसका डाटा आपके सामने है, इसको पढ़िए और बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आंसर अब तक आप लोगों को मिल चुका होगा। एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं
जिसमें राज मोहित से पहले, तो प्रश्न कह रहा है कि जो राज है वो मोहित से पहले दौड़ पूरी कर लेता है। ये बात प्रश्न ने हमको बताया है, तो हमने भी यहां पर बना लिया। राज मोहित से पहले और गौरव के बाद आता है, मतलब राज मोहित से पहले और गौरव के क्या आता है, बाद आता है। तो यहां पर कौन आएगा, गौरव। ठीक है, गौरव मतलब राज से भी पहले दौड़ पूरी कर लेता है। आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद, जो आशीष है वो मोहित के बाद दौड़ पूरा करता है। आशीष मोहित के बाद दौड़ पूरी करता है, लेकिन सचिन से पहले दौड़ पूरी कर लेता है। तो यहाँ पर कौन आएगा, सचिन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उसने कहा कि बताइए किसने दौड़ जीती, तो दौड़ साफ साफ दिख रहा है कि गौरव ने जीत ली है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा सेकंड, और यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे लास्ट स्थान लेकर आया है वो सचिन लेकर आया है, और सबसे पहला स्थान गौरव। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो दूसरा वाला गौरव, और अगर आपने गौरव आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। आइए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्रध्वज भारत के राष्ट्रध्वज के बाईं ओर और फ्रांस के ध्वज के दाहिनी ओर तरफ था। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी तरफ और जापान के ध्वज के बाईं तरफ था। जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर था। बताइए कौन से दो ध्वज मध्य में है, बताओ कौन से दो ध्वज मध्य में है, ये आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते। प्रश्न बोल रहा है कि ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्रध्वज भारत के राष्ट्रध्वज के बाईं ओर, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपका भारत, तो अमेरिका का जो ध्वज था, अमेरिका का जो ध्वज था वो भारत के ध्वज के क्या था, बाईं ओर। तो उसने कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रध्वज भारत के राष्ट्रध्वज के बाईं ओर और फ्रांस के राष्ट्रध्वज के दाहिनी ओर। तो अमेरिका का जो ध्वज है वो फ्रांस के राष्ट्रध्वज के क्या है, दाईं ओर है। तो अमेरिका के ध्वज की दो कंडीशन दी थी कि भारत के बाईं ओर और फ्रांस के दाईं ओर, ठीक है, दाहिनी तरफ था। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी तरफ, तो ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ध्वज था वो भारत के ध्वज के क्या था, राइट में था, दाहिनी तरफ था। तो ये भारत के राइट में ऑस्ट्रेलिया का ध्वज आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी तरफ और जापान के ध्वज के बाईं तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ध्वज है वो जापान के ध्वज के क्या है, बाईं तरफ। तो जापान के ध्वज के बाईं ओर और जापान का जो है राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर। अब प्रश्न कह रहा है कि जापान का जो ध्वज है वो चीन के ध्वज के बाईं ओर है। तो मान लो जो जापान का जो ध्वज है तो चीन मतलब यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जापान का जो ध्वज है वो चीन के ध्वज के क्या है, बाईं ओर है। तो प्रश्न ने कहा क्या है, बताइए कौन से दो ध्वज मध्य में है। तो दो इधर हो जाएंगे और दो इधर हो जाएंगे, तो ठीक मध्य में कौन बचेंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के ध्वज। तो भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, चौथे का जो आंसर आएगा पहला वाला। और अगर आपने चौथे का पहला वाला आंसर किया है तो ये प्रश्न क्या करेगा, से उसने कहा बताइए कौन से दो ध्वज मध्य में हैं। तो मध्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया के ध्वज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो पहला वाला सही होगा। कौन सा आएगा, 4 का पहला वाला। 4 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में रामू बाएं से 10वां है और दाएं से 17वां है, तब पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी होगी। यह है क्वेश्चन नंबर 5। इसको पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताओ जल्दी से भैया, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। लड़कों की एक पंक्ति में रामू बाएं से 10वां है, जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान बताए। तो यहाँ पर रामू की दोनों कंडीशन दिया है। यहाँ से कुल बच्चों की संख्या निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रारंभ से प्लस अंत से और -1, 10 और 7 17, 17 - 1 कितना आएगा, 16। और 16 कहाँ है, क्या गड़बड़ तो नहीं हो गया। लड़कों की एक पंक्ति में रामू बाएं से 10वां तथा दाएं से 17वां है, तो तब उस पंक्ति में लड़कों की संख्या 17 और 10 27, ये गड़बड़ हुआ है ना। 17 और 10 27 और 27 - 1 कितना आएगा, 26। 26 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला होगा। ठीक है, 5वें का सेकेंड वाला। और अगर आपने 5वें का सेकेंड वाला आंसर किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि आपने किया भी होगा। कोई यहाँ पर गलत होने के चांस नहीं बनते।
यहाँ देख सकते हैं कि अपनी हिंदी वीडियो की पेटकी आरो यारो और लेखपाल की फ्री डिलीवरी के साथ में जो बुक्स स्टडी 91 की प्रोवाइड की गई है उसकी डिटेल थी यहाँ पर। अगर इनमें से किसी बुक को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखिए, फिर प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटते जाएं और फिर वह अक्षर चुने जो बाकी बचे अक्षरों को दो बराबर भागों में विभाजित करें। ठीक है, फिर वह अक्षर चुने जो बाकी बचे अक्षरों को दो बराबर भागों में क्या करे, विभाजित करे। मतलब मध्य का अक्षर आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। उसने कहा है कि पहले अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखना है। तो चलो सबसे पहले बेसिक तरीके से बिल्कुल आपको बता देता हूं। तो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F EDCBA। तो यहां पर हमने क्या किया कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिख लिया। ठीक है, उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखिए, प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटते जाएं। मतलब उसने कहा है कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा देना है, Y को, इसके बाद फिर W को, फिर इसके बाद U को, फिर इसके बाद S को, फिर इसके बाद Q को, फिर इसके बाद O को, फिर इसके बाद M को, फिर इसके बाद K को, फिर इसके बाद I को, फिर G को, फिर E को, और फिर C को, और फिर A को हटा देना है। ठीक है, अब जब इसको हटा देंगे तो यहाँ पर 13 अक्षर आपके निकल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 अक्षर आपके निकलेंगे और 13 अक्षर आपके बचेंगे। कौन कौन से बचेंगे? Z X V T R P N L J H F D और B, सम संख्याओं पर आने वाले। ठीक है, सम संख्याओं पर आने वाले अक्षर आपके बचेंगे। और फिर अक्षरों को, फिर वह अक्षर चुने जो बाकी दो अक्षरों को दो बराबर भागों में बांटता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 6 इधर हो गए। तो दो बराबर भागों में बांटने वाला अक्षर कौन है? N। तो यहाँ पर जब 13 थे तो N+1, इसका फार्मूला जो हो जाएगा आपका वो होता है N+1/2। ठीक है, तो N+1/2, तो यहाँ पर 13 और +1/2। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। मध्य का अक्षर हमें बताना है। तो 13 और 1 14, और 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? N की। तो यहाँ पर भी हम कर सकते थे। और अगर 26 अक्षरों की अगर हम बात करते तो यहाँ पर अगर आपको शॉर्टकट करना है तो वैसे तो यहाँ पर N मिल गया, और अगर आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है तो सीधे सीधे आपको N+1/2 लिखना है मध्य का अक्षर निकालने के लिए। तो N की वैल्यू होती है, N मतलब अक्षरों की संख्या टोटल कितनी होती है? 26 होती है अक्षरों की संख्या। तो 26 और 1 नहीं, ऐसे गड़बड़ हो सकता है। 26 और 1 27। ठीक है, ऐसे ही करना, ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, तो यहाँ पर N आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? N। ठीक है, तो N आंसर आएगा। और अगर आपने N का आंसर किया है तो इसका आंसर नंबर 6वें का जो आंसर आएगा पहला वाला N आंसर के रूप में आएगा। तो मध्य का संख्या जो होगा N, या तो फिर आप N/2 यहाँ पर करते हो तो 13 और 1 14, 14/2 करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो 7वां पद आप यहाँ से निकाल लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद क्या मिलेगा? N। तो 6वें का जो आंसर आएगा पहला वाला आएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा कि निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके तुरंत बाद 5 आता है किंतु इसके तुरंत पहले 9 नहीं आता है? चेक करिए सावधानी के साथ में। चेक करना है, आंखों में पारदर्शिता लानी है। अगर आंखें ठीक ठाक आपकी हैं, देखने में सक्षम है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 23 का जो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो आंसर आएगा वो आपको बताना है। 1 2 3 या फिर 4, 1 2 3 या फिर 4, बताओ भाई। उसने कहा निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने चिन्ह 3 हैं जिनके तुरंत बाद 5 आता है किंतु तुरंत पहले 9 नहीं आता है? ठीक है, तो ये 3 है, तुरंत बाद तो 5 लेकिन तुरंत पहले 9 आ गया, वो कह रहा नहीं आना चाहिए। और उसके बाद एक 3 ये है, तुरंत बाद 5 और तुरंत पहले 9 नहीं आता है। ठीक है,
ऐसे कितने 3 हैं जिनके तुरंत बाद 5 यहाँ पर नहीं है? ऐसे कितने 3 हैं जिनके तुरंत बाद 5 यहाँ पर नहीं है? तुरंत 5 और तुरंत पहले 9 यहाँ नहीं आ रहा, तुरंत 5 और तुरंत पहले 9 नहीं आ रहा, इसके बाद तुरंत 5 इसके पहले नहीं है, ये भी हटाइए। इसके बाद यहाँ पर तुरंत 5 और तुरंत पहले 9 नहीं आ रहा, तो कितने मिल गए? 1 2 3 और 4, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ऐसे कितने 3 हैं? ऐसे 3 4 मिलेंगे आपको जिनके तुरंत बाद 5 और तुरंत पहले 9 नहीं मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो आंसर आएगा सेकेंड। और जिन बच्चों ने 4 आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्हीं का प्रश्न सही होगा। और अगर ये प्रश्न अगर आपने गलत कर दिया है तो आंखों में चश्मा लगाने की आवश्यकता है भैया, आप लोग फेल हो चुके हो आंखों से। 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ भाई। करा के नीचे दिए गए श्रेणी में सिर्फ उन y को गिनो जिनके बाद i आता हो लेकिन i के बाद x नहीं आता हो, तब बताओ ऐसे कितने y हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये तो हम बता दें, लेकिन वो श्रेणी ही यहाँ पर नहीं लिखी गई है, और जब श्रेणी ही नहीं लिखी गई है तो प्रश्न को करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जब वो श्रेणी ही यहाँ पर मिस कर दी गई है, जो श्रृंखला जो इससे पहले वाले प्रश्न में थी ना, वो श्रृंखला यहाँ पर नहीं आई, इसलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पर क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसके बगैर करना संभव नहीं हो पाएगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब श्रेणी क्या थी, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता कि क्वेश्चन को जनरेट कर दूँ या बना दूँ, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, इतना आइडिया नहीं होता कि क्वेश्चन क्या रहा होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। करा कि निम्नलिखित में से प्राणियों का कौन सा समूह अनियत तापी प्राणियों से संबंधित है? अनियत तापी प्राणियों से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से प्राणियों का कौन सा समूह अनियत तापी प्राणियों से संबंधित है? कौवा, नाग, मेढक, इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए हैं, तो बताइएगा किसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अब पहले तो हमें ये समझना होगा कि अनियत तापी का मतलब क्या होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अनियत तापी का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। अनियत तापी का मतलब ये होता है कि ऐसे प्राणी, ठीक है, ऐसे प्राणी जो बाहरी वातावरण में जो है अपने शरीर के ताप को क्या करते हैं? परिवर्तित कर लेते हैं। मतलब जैसा वो माहौल पाते हैं जो बाहरी वातावरण का, वैसे ही अपने शरीर के ताप को क्या करते हैं? परिवर्तित कर लेते हैं, वो अनियत तापी प्राणी कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से प्राणी हैं जो वहाँ पर अपने शरीर के ताप को परिवर्तित कर लेते हैं। तो देखो, जैसे मान लीजिए अगर जलीय जीवों की बात करें तो जलीय जीवों में ऐसा एक प्राणी जैसे होल को बोला जाता है, शार्क, ये सब ऐसे हैं। मछलियाँ, है ना, रेंगने वाले जीव, मगरमच्छ, छिपकली, केचुआ इत्यादि, ये सब ऐसे प्राणी होते हैं जो अपने शरीर के ताप को परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा कौवा, नाग। कौवा, नाग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, कौवा नहीं कर सकता। और इसके बाद यहाँ पर पेंगुइन नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर के तापमान को आपको पता है। यहाँ से मेढक, व्हेल, कौवा और व्हेल। मेढक की बात करें तो मेढक भी संभव नहीं हो सकता, कौवा संभव नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। रोहू एक मछली की प्रजाति है। मेढक और केचुआ ये अपने शरीर के तापमान को क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा 9 का चौथा वाला। ठीक है, रोहू, मेढक और केचुआ ये ऐसे प्राणी हैं जो अनियत तापी प्राणी के अंतर्गत आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके जो है पहुंच से बाहर था। पहुंच से बाहर क्यों था? क्योंकि आपको इसका मतलब नहीं पता था कि अनियत तापी क्या होता है। और अनियत तापी अगर आप जानते भी हो तो कौन से वो जलीय जंतु हैं, कौन से वो प्राणी हैं जो आपको जो है इस अनियत तापी के अंतर्गत संबंधित होते हैं। तो ये जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तब तक ऐसे प्रश्नों को हम आप नहीं कर सकते हैं। तो 9 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को दोस्तों पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। उसने कहा कि ए, बी, सी और डी आरोही क्रम में है, डी, बी और ई आरोही क्रम में है। बताइए कि निम्न में से कौन सा या तो आरोही या अवरोही क्रम में है, बताइएगा। उसने कहा कि ए, बी, सी और डी आरोही क्रम में है। आपको बताना है कि ए, बी, सी और डी क्या है? आरोही। आरोही का मतलब होता है आने वाला, मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ए, बी, सी, डी क्या है? बढ़ते क्रम में है। तो ए से बड़ा क्या है? बी, बी से बड़ा क्या है? सी, और सी से बड़ा क्या है? डी। इस प्रकार से ए, बी, सी, डी जो है यहाँ पर आपके आरोही क्रम में है। और इसके बाद प्रश्न ने कहा कि डी, बी, ई अवरोही क्रम। आरोही मतलब होता है घटते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर डी आएगा, डी से फिर बी आएगा और बी से क्या आएगा? ई आएगा। इस प्रकार से आएगा। तो निम्न में से कौन सा क्रम आरोही या अवरोही क्रम में है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर डी, यहाँ पर डी बड़ा है किससे? बी से,
और यहाँ पर अगर डी बड़ा है किससे, ई से, ई तो यहाँ पर आया नहीं है, तो डी बड़ा है बी से। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन लेकर जाएगा। जल्दी से बताओ किनमें से कौन सा ऑप्शन लेकर जाएगा, ये आपको देखकर बताना है। बताओ भाई। तो ई बी सी, तो ई बी सी की अगर बात करें, अगर बी ई से बड़ा है तो यहां पर ई और बी और सी, ठीक है। तो सी बड़ा है बी से, तो सी बड़ा है बी से, और यहां बी बड़ा है ई से। बी क्या है, बड़ा है ई से, ये इस प्रकार से हो गया, और तो मतलब यही वाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से, सी बी से बड़ा है तो यहां पर सी बी से बड़ा है, और बी यहां पर किससे बड़ा है, ई से, तो बी यहां पर ई से बड़ा है, तो यही एक आरोही क्रम का दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा, ये आरोही क्रम को दर्शाएगा, आरोही क्रम को दर्शाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो 4 का जो 10 का जो आंसर आएगा चौथा वाला जाएगा। तो भाई जब इसको क्रम में लगाएंगे तो यहाँ पर ए और ई और सी, तो ए और ई और सी की बात करें तो ए जो है यहाँ पर बी से छोटा है, तो ए यहाँ पर ई से भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। और सी की अगर बात करें तो सी ई से क्या है, सी का और ई का रिलेशन बताना थोड़ा दिक्कत है। 10वें का जो आंसर आएगा चौथा वाला जाएगा, चौथा वाला ही सही होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का प्रीलिम्स का बाई नाउ 249 रुपये में बुक जो आपकी लॉन्च की गई है, ये आप सब देख सकते हैं। ये बुक है आपकी यूपी टेट की, और अगर आप लोग जो है इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों। हिंदी का इंडिविजुअल का नया बैच आपको जो है प्रोवाइड कर दिया गया है नितिन सर के द्वारा 2023। फीस आपकी कोई चेंजेज नहीं, 999 है, वही जो पहले थी। तो सीधे बढ़ते हैं हम सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यदि एक पंक्ति में राहुल आगे से 16वां तथा पीछे से 29वें स्थान पर है तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, चलो इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा किसका आंसर क्या आएगा। एक पंक्ति में राहुल आगे से क्या है, 16वां है, तो एक पंक्ति में राहुल आगे से 16वां और पीछे से कितना है, 29वां है। तो यहां से कुल बच्चों की संख्या निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। 16 और प्लस 29 और -1, तो 9 6 15, 2 1 3 और 1 4, 45, 45 -1 कितना आएगा, 44। तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या 44, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 11 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला 44, और 11 का अगर आपने 44 दिया है तो ये प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है, डी ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इनमें से चारों में से सबसे छोटा व्यक्ति आपकी श्रेणी में कौन आएगा। चलो बता दो भैया। ए बी से छोटा है, प्रश्न ने कहा कि जो ए है वो बी से क्या है, छोटा है। ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है, ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है। तो जो डी है वो ए से क्या है, छोटा है, लेकिन सी से क्या है, लंबा है। और बी जो है ए से क्या था, लंबा था, यहाँ पर जोड़ देंगे। ई बी से छोटा है, ई जो है ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। तो ई जो है वो बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो पहले बी को यहाँ से हटा लो। तो ई बी से छोटा है और ए से लंबा है, तो ई जो है ए से लंबा है लेकिन बी से क्या है, छोटा है, तो ये ई यहाँ पर बीच में आ जाएगा। कह रहा है तो सबसे छोटा व्यक्ति, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सी, और सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा, बी, और मध्य में कौन होगा, ए। उसने पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है, सी। तो 12 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला, और अगर आपने 12 का सेकंड वाला दिया है तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। 12 का आएगा सेकंड वाला। 12 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। प्रतिमा मोना के दाएं है, निधि मोना के बाएं, लेकिन नताशा के दाएं है। प्रतिमा अनु के बाएं है, तो सबसे बाईं ओर कौन सी लड़की बैठी है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे बाईं ओर कौन सी लड़की बैठी है, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए और बताइएगा क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। प्रश्न कहा है कि 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, प्रतिमा मोना के दाएं हैं। तो चलो भैया बना लेते हैं। जो प्रतिमा है
प्रतिमा मोना के दाएं है, प्रतिमा मोना के दाएं, निधि मोना के बाएं। जो निधि है वो मोना के बाएं है, तो ये हो गई निधि, ठीक है। निधि मोना के बाएं, लेकिन नताशा के दाएं, लेकिन जो निधि है वो नताशा के क्या है, दाएं है, ये हो गया। प्रतिमा अनु के बाएं, तो जो प्रतिमा है वो अनु के क्या है, बाएं है, तो प्रतिमा अनु के क्या है, बाएं है, तो बाएं हो जाएगी। तो सबसे बाईं ओर कौन सी लड़की बैठी है, तो सबसे बाईं ओर लड़की बैठी है नताशा। सबसे बाईं ओर उसने पूछा है कौन सी लड़की बैठी है, तो सबसे बाईं ओर जो लड़की बैठी है उसका नाम है नताशा। और अगर आपने नताशा आंसर दिया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाले में जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है आप सबके सामने, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए इसको और बताइए किसका सही आंसर क्या आएगा। ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हैं, 6 लोग। तो 6 लोगों का एक सर्कल बना लो, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये 6 लोगों का आपका एक सर्कल बनेगा। ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं, ये आपका हो गया। एफ ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। प्रश्न ने कहा कि एफ ए के बाएं दूसरा, 1 और 2, तो ये आ गया एफ ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो जो बी है वो ए के दाएं कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। ए डी के बाएं, ए डी का बाएं पड़ोसी है, तो ए डी के बाएं पड़ोसी है, तो ए जो है डी के बाएं पड़ोसी है। उसने कहा कि ए जो है वो डी के बाएं है लेकिन पड़ोसी है, तो ए डी के बाएं है, ये पूछा है। ए डी के बाएं है, ठीक है, ए डी के बाएं है, तो ये होना चाहिए था ए डी के बाएं पड़ोसी है। सी एफ और बी के बीच में बैठा है, जो सी है वो एफ और बी के क्या बैठा है, बीच में बैठा है। तो कह रहा है कि ए के बाएं पड़ोसी ई है, तो ए के बाएं जो है पड़ोसी के रूप में कौन बैठा है, ई बैठा है। तो एफ का पड़ोसी कौन है, तो पड़ोसी का मतलब होता है जो आपके लेफ्ट और राइट में, तो एफ के पड़ोसी सी और ई हैं, और सी और ई कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 14 का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला जाएगा। और अगर आपने 14 का तीसरा वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 14 का जो आएगा तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15 आपका। करा कि कुछ लड़के एक व्रत में केंद्राभिमुख खड़े हैं, ये आपका हो गया। कुछ लड़के एक व्रत में केंद्राभिमुख खड़े हैं। भीम विजय के तुरंत बाईं ओर है। राजेश भीम एवं महेश के मध्य में है। जीवन विजय एवं नारायण के मध्य में है। तो महेश के बाईं ओर कौन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको पढ़िए और बताइए। बताओ दोस्तों, कुछ लड़के एक व्रत में केंद्राभिमुख होकर खड़े हैं। केंद्राभिमुख, केंद्राभिमुख का मतलब होता है कि एक सर्कल में, ठीक है। तो एक सर्कल आपको बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। तो कितने लोगों का सर्कल है, कुछ लड़के, भीम, जय, विजय, राजेश, महेश, जीवन, और कितने लोग हैं टोटल, 6 लोग ना, 6 लोग। तो 1 2 3 4 5 6। भीम विजय के तुरंत बाईं ओर है। जो भीम है वो विजय के तुरंत बाईं ओर है, तो ये विजय है, और विजय के बाईं ओर तुरंत कौन है, भीम है। तो ये यहाँ पर कौन आएगा, भीम। भीम विजय के तुरंत बाईं ओर है। राजेश भीम एवं महेश के बीच में है। तो जो राजेश है वो भीम एवं महेश के बीच में, तो यहाँ पर कौन आएगा, महेश, ठीक है। तो भाई हम राजेश को यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि विजय ऑलरेडी बैठा है, तो यही के इधर प्लेस बचता है। राजेश भीम एवं महेश के क्या है, मध्य में है। जीवन विजय एवं नरेन के बीच में है। तो जीवन जो जीवन है वो विजय और नारायण के क्या है, बीच में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विजय आ जाएगा, ठीक है, मध्य में है। तो महेश के बाईं ओर कौन है आपको बताना, महेश। तो महेश के बाईं ओर कौन बैठा है, विजय, और महेश के बाईं ओर विजय। विजय कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 15 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। और यहाँ पर उसने पूछा है महेश के बाईं ओर, तो महेश के जो बाईं ओर है वो कौन बैठेगा आपको बताना है। कुछ तो गड़बड़ हो गया है, क्या गड़बड़ हो गया है, उसने कहा था जीवन विजय एवं नारायण के बीच में। जो जीवन है
तो विजय और नरेन के बीच में, तो यहां पर जो आएगा नरेन आएगा। विजय 2 बार हमने लिख लिया था ना, यहां पर क्या आएगा, नरेन आएगा। अब आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था कि जीवन विजय और नरेन के बीच में, तो जीवन जो है वो विजय और नरेन के बीच मध्य में है, तो महेश के बाईं ओर, तो महेश ये है, तो महेश के बाईं ओर कौन आएगा, अब नरेन आएगा। और नरेन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 15 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा, ठीक है। 15 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, और जिन बच्चों ने 15 का सेकंड वाला आंसर किया है उनका सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स है उसमें से हिस्ट्री के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न तीनों आपको प्रोवाइड किया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस के तीनों पार्ट हैं। सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी पार्ट यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज की श्रृंखला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और बहुत ही आराम से आपको जो है पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि इससे आप एक एक क्वेश्चन का जवाब दे पाओ। अब जैसे ही क्लास समाप्त होती है तो आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने गेन किया 15 में, ठीक है। 15 में आपने कितना गेन किया, ईमानदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कोई यहाँ पर शर्म वाली बात नहीं है, जो भी आपका स्कोर आया है बताइए, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है एक नई स्ट्रेटजी बनाई जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम।